नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद निकम, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा सेना यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। आज मैं आपके सामने 10 अक्टूबर 2025 को जो सब स्टाफ टू क्लर्क और क्लर्क टू ऑफिसर की जो प्रमोशन के लिए सेटलमेंट हुई है, ओके, इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स और टिप्स बताने वाला हूँ। इस सेटलमेंट में क्या क्या गलती हुई है, मैनेजमेंट ने और यूनियन ने मिलकर ये बायपार्टिट सेटलमेंट की है, किसी को इसके साथ में नहीं लिया और कंसल्ट भी नहीं किया है, और इसकी वजह से वर्कर्स लोगों का, स्टाफ लोगों का इसमें काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हुआ है और इनकी डिग्निटी है, इनका सर्विस कंडीशन है, उसको चेंज किया गया, इसको वॉयलेट किया गया। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिटन टेस्ट के लिए, प्रमोशन टेस्ट के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, उसके बाद काफ़ी लोगों ने हमारे पास शिकायत की है। हमने लेबर कमिश्नर ऑफिस में भी इसकी शिकायत की है और इसके लिए हमने स्ट्राइक नोटिस भी दी है। तो ये सारा जो बनाया गया एक प्रोडक्ट है, इसको मैं प्रोडक्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें किसी का हित नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या चीज़ रखी गई है। सो आइए देखते हैं कि ये सेटलमेंट जो हुई है 10 अक्टूबर 2025 को, उसके में क्या क्या चीज़ है। इसमें इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे, इसके अंदर ओवरव्यू ऑफ न्यू प्रमोशन पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम 10 अक्टूबर, मतलब ये 10 अक्टूबर से लागू हुई है 2025 से। रिप्लेसेस प्रीवियस सेटलमेंट जो 27 सितंबर को हुई थी, ये जो है उसको रिप्लेस किया गया है। मतलब 27 सितंबर मतलब 27/9/2012 को जो सेटलमेंट हुई थी उसको सुपरसीड किया गया है। एंड इट अप्लाइज टू प्रमोशन फ्रॉम क्लरिकल टू ऑफिसर। तो ये क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए, वैसे सब स्टाफ टू क्लरिकल के लिए भी इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है। इसमें कट ऑफ डेट फॉर वैकेंसी जो है वो आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल फॉर फाइनेंशियल ईयर दिया गया है, और इसके बाद वैकेंसीज लाइकली टू एक्रू और अकोरिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर अप टू 30 मार्च शॉल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब 30 मार्च तक जो वैकेंसी है वो कंसिडरेशन के लिए ली गई है। अभी ये सभी चीज़ जब होती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से क्राइटेरिया रखी गई है। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो सेटलमेंट है इसमें क्या क्या रखा गया है। प्रमोशन चैनल्स में ऑल इंडिया के लिए 65% और सीनियरिटी के लिए 35% एज यूजुअल, और यहाँ पे लिखा गया एम्प्लॉयज कैन ऑप्ट ओनली फॉर वन चैनल। मतलब आप कोई भी एक चैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भले आप सीनियरिटी के लिए एलिजिबल हो, फिर भी आप ऑल इंडिया चैनल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सीनियरिटी चैनल। अगर आप सीनियरिटी चैनल के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑल इंडिया चैनल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद बैंक कैन एडजस्ट वैकेंसी बाय ±10 ऑफ डिक्लेयर्ड वैकेंसीज। तो ये जो वैकेंसीज है, अगर सीनियरिटी चैनल से मतलब जो वैकेंसी सपोज कम पड़ती है या वहाँ पे भरी नहीं गई, सपोज वहाँ पे 100 वैकेंसी आती है, 50 आते हैं, जो भी ऑल इंडिया में आती है, तो उसमें से 10% प्लस माइनस इतने परसेंटेज ये वैकेंसी उसमें एडजस्ट की जा सकती है ऑल इंडिया के लिए। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रैक्शन राउंड ऑफ ये इस तरह होगा जो करेंगे, और इसमें इतने वैकेंसी जो अगर आते हैं तो 0.5 के अगर ये होंगे, ऊपर होंगे तो उसको रखेंगे, और नीचे जो होंगे उसको इग्नोर किया जाएगा। रीअलोकेशन बिटवीन चैनल्स इफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इनसफिशिएंट, ये 3.2 का क्लॉज है, और इसमें ये जो रीअलोकेशन दिया गया, इफ वैकेंसीज आर नॉट फिल्ड अंडर सीनियरिटी चैनल द अनफिल्ड वैकेंसी शैल बी ट्रांसफर टू ऑल इंडिया चैनल। मतलब जैसे मैंने कहा कि सीनियरिटी चैनल में अगर ये वैकेंसी अनफिल्ड है तो ऑल इंडिया चैनल में ये वैकेंसीज इसको ट्रांसफर किया जाएगा। फैक्टर्स एंड वेटेज ऑफ प्रमोशन। अभी देखिए, ऑल इंडिया चैनल के लिए ये जो सीनियरिटी चैनल है उसमें आपको जैसे 20 मार्क्स सीनियरिटी के लिए रखे गए, यहाँ पे वो जो मार्क्स है वो नहीं रखे गए। तो इसका मतलब है ये जो है यहाँ पे देयर इज नो सीनियरिटी चैनल के लिए आपको मार्क्स नहीं लगे, यहाँ पे 20 मार्क्स रखे हैं, जैसे आपकी सीनियरिटी होगी उस तरह से मार्क्स आपके रखे गए। रूरल सर्विस की है तो दोनों को 5-5 साल का मार्क्स प्लस 5 मार्क्स आपको एडिशनल मिलेंगे। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट इनके लिए 60 मार्क की होगी, सीनियरिटी के लिए 50 मार्क की होगी। पास आउट जो है इनके लिए 10 मार्क्स, इनके लिए 5 मार्क्स सीनियरिटी के लिए, और इंटरव्यू 25 मार्क, इनमें 20 मार्क्स, और टोटल 100 मार्क की एग्जामिनेशन। अभी ये जो सीनियरिटी चैनल के लिए इंटरव्यू रखी गई है, मेरा कहना है कि आज तक इतने सालों में सीनियरिटी चैनल के कोई इंटरव्यू नहीं थी। सीनियरिटी का एक अपमान है इसमें। अगर आप देख सकते हैं कि सीनियरिटी चैनल इसलिए रखा जाता है क्योंकि मोस्ट सीनियर पर्सन जो किसी कारण क्लरिकल टू ऑफिसर का प्रमोशन नहीं ले पाते, अपनी फैमिली के कारण, खास करके लेडीज होते हैं या कोई 50 to 55 एज लिमिट में कोई जेंट्स होते हैं, तो जिनको
क्लेरिकल कैडर में इसलिए रहना पड़ता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेडिकल इश्यूज होते हैं, और बाद में चाहे तो वो प्रमोशन के लिए जब जाते हैं तो उनको इंटरव्यू रखना ये उनके काम के प्रति, जो निष्ठे के प्रति उनका अपमान है, और इसीलिए ये गलत रखा गया है। और मैं चाहता हूँ कि सीनियरिटी चैनल में इंटरव्यू जो है वो नहीं रखनी चाहिए। वो यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे जो फ्लॉस है ये मैंने आपको बताया कि ये इस तरह जो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में जो सेटलमेंट हुई है, तो क्या क्या गलती ये भी बताऊंगा और क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ नहीं चाहिए। इसके बाद आप देखिए बैंक्स प्रोडक्ट्स एंड गाइडलाइंस, डिजिटल बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये मतलब रखे गए हैं पेपर्स में। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये जो पेपर है बैंक प्रोडक्ट्स एंड गाइडलाइंस के लिए आपको 12 मार्क्स मिनिमम चाहिए, और डिजिटल बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए 60 मार्क्स में से 20 मार्क्स मिनिमम चाहिए। इसका मतलब है अगर दोनों में से, ये 12 में से आपको 10 आते हैं या 11 आते हैं, या फिर 20 में से आपको कम आते हैं, तो आपको दोनों में से एक पेपर में भी आपको कम आएंगे, और आपको इधर ओवरऑल मेरिट आपके मार्क्स 32 के ऊपर भी जाएंगे, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो इट्स नेचुरली कि आपको इस एग्जामिनेशन में दोनों पेपर को क्वालिफाई करना है, जिसको पहले पेपर में 12 मार्क्स मिनिमम और सेकेंड पेपर में मिनिमम 20 मार्क्स मिलने चाहिए। ये जो चैनल रखा गया है इसमें ऑनलाइन क्वालिफाई मार्क्स इतने रखे गए हैं। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस, अभी देखिए ये जो ये है, ये सीनियरिटी ऑल इंडिया चैनल के लिए बोथ के लिए सेम रखा गया है। मतलब इसमें मार्क्स के लिए जो मार्क्स दिए गए, इसमें आप रख सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 60% वेटेज रखा गया है। मतलब इसमें से जितने भी मार्क्स मिलेंगे इसमें 60% वेटेज ऑल इंडिया चैनल के लिए होगा, और 50% वेटेज ये सीनियरिटी चैनल के लिए होगा। मतलब जितने में भी आपको मार्क्स मिलेंगे, सपोज 100 में से आपको 60 मार्क्स मिल गए मान के चलो, तो ऑल इंडिया के चैनल के लिए 60% वेटेज मतलब उसके 36 मार्क्स काउंट होंगे, क्योंकि 60% है। अगर आपको सीनियरिटी चैनल में है तो उसके 50% मतलब उसके 60 में से 50% 30 मार्क्स काउंट होंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है, इसीलिए इन्होंने ये जो क्राइटेरिया बताया था यहाँ पे वेटेज जो दिया गया उस तरह आपको मैंने बताया। इसके बाद इंटरव्यू ऑल इंडिया चैनल के लिए आप देखिए 25 मार्क्स की इंटरव्यू के, सीनियरिटी के लिए 20 मार्क्स। और मैंने कहा कि जैसे भी ये गलत है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के लिए 7 मार्क्स इसमें क्वालिफाई रखा है, इसके लिए 10 मार्क्स क्वालिफाई रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के जो मैनेजमेंट है और यूनियंस है ये मिलके इस तरह के सेटलमेंट करके क्या हासिल करना चाहते हैं। ये एम्प्लॉयज़ के प्रति मतलब एक प्रकार का धोखा है, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो मतलब विश्लेषण होगा, जैसे मैंने कहा कि मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा सेना यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, उसके साथ साथ मैं बैंक कर्मचारी सेना महासंघ को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं IBA में निगोशिएटिंग कमेटी में हूँ, तो आई एम द सिग्नेटरी ऑफ द बायपार्टिसन सेटलमेंट। और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि हर चीज़ के लिए हर यूनियन अपने बैंक में इसके लिए फाइट करती है। ये कहीं पर भी आज तक मैंने इस तरह का मतलब सर्विस कंडीशन ड्रास्टिक चेंजेस होते हुए नहीं देखा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इसका निषेध हमें करना चाहिए, और हमने ऑलरेडी लेबर कमिश्नर के पास इसका निषेध किया है, स्ट्राइक नोटिस दिए, और जल्दी इसका मतलब कंसिलेशन के लिए आएंगे। तो सर्विस कंडीशन इसमें जो है वो क्या क्या इसमें चेंजेस है मैं दिखाऊंगा। इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे एज यूजुअल GM/HRM हेड HRM है, पैनल में GM/HRM अलॉन्ग विद 2 चीफ मैनेजर्स होगा और 1 फॉर SC/ST मेंबर्स। तो ये जैसे है वैसे रखा गया है। मार्क्स फॉर रूरल सर्विस, अभी अप टू 5 मार्क्स फॉर सर्विस इन रूरल रखा गया है, एंड 0.5 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स। मतलब ऐसे है कि रूरल के लिए आपको मतलब 5 मार्क्स फॉर रूरल सर्विस है, और बाद में आपको 0.5 मार्क्स का हर एक साल आपका जो बढ़ेगा उसमें 0.5 मार्क्स उसमें ऐड होते जाएंगे। एप्लीकेबल फॉर बोथ द चैनल्स, मतलब ये दोनों के लिए चैनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पासास वेटेज जैसे आपको मालूम है, बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स का वेटेज है, और मैक्सिमम मार्क्स 20 फॉर बोथ द चैनल्स टू एक्सेस एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली। और जैसे कहा था कि ये पासास मार्क्स जैसे है उसमें मिनिमम 10 मार्क्स मिलने चाहिए ऑल इंडिया चैनल के लिए, और 5 मार्क्स मिलने चाहिए सीनियरिटी के लिए, जो मैंने अभी पहले चार्ट बताया था उसमें उन्होंने लिखा है। तो इस तरह के ये मार्क्स रखे गए। सीनियरिटी चैनल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एक्टिव 12 ईयर्स ऑफ सर्विस, यहाँ पे पहले 15 थी, अभी 12 ईयर्स ऑफ सर्विस हुए। एज 55 ईयर्स, ये सबसे धोखा मतलब इससे ये मैंने जैसे कहा कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि अगर 55 के बाद मैं सीनियरिटी चैनल में बैठना चाहता हूँ, मेरी सर्विस 12 साल के ऊपर हुई है या 12 साल हुई है, सो आई एम नॉट एलिजिबल। इट्स अ शॉकिंग थिंग्स, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने एट द एज ऑफ 57, 58 मतलब
उन्होंने प्रमोशन लिया। इवन आईएएस ऑफिसर्स भी होते हैं, वो लास्ट ईयर या लास्ट मंथ तक प्रमोट होते हैं। और हमारे बैंक ने अपने एग्जीक्यूटिव्स के लिए तो अच्छा स्कीम बनाया, लेकिन हमारे लिए ये करते समय यूनियन ने कहीं ना कहीं ये लोगों से कंसिडर करना चाहिए था, क्योंकि इससे उनके मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स या बाकी सब चीज़ पे, पेंशन्स, ग्रेचुइटीज पे, सब पे फर्क पड़ने वाला है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आने वाले जैसे 55 के बाद प्रमोशन लेके भी मैं 1, 2 में या 3 तक जा सकता हूँ। बैंक में फास्ट ट्रैक प्रमोशन की पॉलिसी होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा रखा है कि 55 के बाद आप कुछ काम के नहीं है, ये बताने की कोशिश मैनेजमेंट ने यहाँ पे की है और यूनियन ने ये ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया है। इससे मुझे मतलब एतराज़ है कि कोई भी मतलब यहाँ पे किसी भी यूनियन ने आज तक इस तरह का काम नहीं किया है जो आज ये सेटलमेंट हुआ है बायपार्टेड। इसमें सारी मतलब इंफॉर्मेशन जो है ये जो मैं दे रहा हूँ ये ध्यान से देखिए। प्लस मार्क्स पर एडिशनल मैक्सिमम 20 मार्क्स, ओके। एक्टिव सर्विस, ओके, अगर आपका 6 मंथ से लेस है मतलब है तो पकड़ा नहीं जाएगा। इट शुड बी मोर देन 6 मंथ। जैसे आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, अभी 3.5 साल हुए तो 3.5 साल 7 महीने हुआ है तो वो आपको 4 साल पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर 4 महीना हुआ है, 3.5 साल और 4 महीना, तो वो 3 साल में काउंट हो जाएगा। एक्टिव सर्विस और लेस देन 6 मंथ्स इज इग्नोर्ड। देन क्वालिफिकेशन में अगर आप CICW है तो नेचुरली इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में CICW के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 1 ईयर का है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, इसमें 3 साल का है। अभी देखिए पहले ऐसा था कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट होते तो 1 साल के लिए आपको मतलब आप एग्जामिनेशन दे पाते थे, और दूसरा ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास था उनको 2 साल के लिए था। और यहाँ पे ग्रेजुएशन जो मतलब नॉर्मल ग्रेजुएट था उनको 4 साल था। अभी सबके लिए 3 साल हुआ है। ये ठीक है कि ग्रेजुएट जो नॉर्मल ग्रेजुएट उनको 3 साल हुआ है, लेकिन फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट्स है, डिस्टिंक्शन होल्डर्स है या पोस्ट ग्रेजुएट भी है, अगर हमने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बैंक में लगते हुए, बैंक में लगने के पहले अगर हमने MBA या कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन किया है तो उनके लिए ये ऑब्लिक का मतलब क्या होता है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट समान रखा गया है। हम आज कौन से युग में काम कर रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, इसका मतलब है कि लर्निंग के लिए जो बढ़ावा देना चाहिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो लोग लगने के बाद या लगने के पहले अगर हायर क्वालिफिकेशन लेते हैं तो वी शुड अप्रिशिएट देम एंड वी शुड रिस्पेक्ट देयर डिग्रीज, वहाँ पे नहीं रखा गया है। नॉन ग्रेजुएट विद JIB CIBA इनको 4 साल रखा गया है, और नॉन ग्रेजुएट जो है अगर डायरेक्टली बैठेंगे तो 7 साल की सर्विस रखी गई है। तो ये जो चेंजेस है इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। उसके बाद हाईलाइट्स और ऑब्जेक्शंस आर डिटेल्ड एज फॉलोज। अभी ये देखिए, ये मैंने जो ऑब्जेक्शन रेज की है और जिसके माध्यम से हमने लेबर कमिश्नर को ये जो पुटअप किए, जिसमें आपको इसके नॉर्म्स बता दो कि क्या क्या है। अभी इसमें आप देखेंगे कि एज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ है। द क्लॉज बेरिंग एम्प्लॉइज above 55 years of age from applying for promotion is wholly unjustified। ये जस्टिफाइड ही नहीं हो सकता है। और मतलब इसमें कितना कितना लॉसेस है। इट डिटरमाइंस अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉइज हु हैव सर्व्ड द इंस्टीट्यूशन विद डेडिकेशन फॉर डिकेड्स। हमने सालों साल अगर काम किया है, कोई 55 के बाद अगर वो प्रमोशन लेना चाहता है, वो सब स्टाफ या क्लर्क, वो अभी नहीं ले सकता है। सच रिस्ट्रिक्शंस अमाउंट्स टू एज डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन है विच हैज नो रैशनल और लीगल बेसिस इन ए फेयर एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क। ये वायलेशन ऑफ 9A भी है। जैसे इसमें सर्विस कंडीशन चेंज होते समय कोई हमें बताया नहीं गया, एम्प्लॉयज़ के प्रति 21 डेज की नोटिस नहीं गई, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 18 भी है। क्योंकि समान सभी लोगों को मतलब रिटायरमेंट तक उसको बराबर का मौका मिलना चाहिए कंपटीशन के लिए। ये आप बोल नहीं सकते कि 55 के बाद, क्या एग्जीक्यूटिव लोगों को 55 के बाद आप बोल नहीं सकते कि वो GM DGM बनेगा, तो फिर 55 उनको क्यों नहीं क्राइटेरिया रखा गया है? उनके लिए भी 55 के बाद उनको बैंक में फर्दर प्रमोशन नहीं देना चाहिए। ये अगर होता तो मैं मान सकता था, लेकिन ये एम्प्लॉयज के लिए, एक सब स्टाफ, एक क्लर्क के लिए एक किस तरह की सेटलमेंट है, इसके बारे में मुझे शंका है। और इसके लिए हम बड़ी तादाद में एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, लीगल नोटिस भी देंगे, लेकिन इस बात को हम लोग आगे उठाएं क्योंकि ये हमारे जो स्टाफ है जो अभी रिटायरमेंट के वर्ष पे है उनके प्रति ये धोखा है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू करियर प्रोग्रेशन। अभी किसी को करियर आगे बढ़ाना है, डिनाइंग एलिजिबल स्टाफ मेंबर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, प्रमोशन से आप डिप्राइव कर रहे हैं उनको। उसके बाद उनके बेसिक राइट है एडवांसमेंट, फर्दर प्रमोशन, वो भी आप ले सकते हैं। लेबर प्रिंसिपल प्रमोशन इंपैक्ट्स नॉट ओनली और मॉरल एंड मोटिवेशन बट आल्सो द रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट एंड आल्सो लॉन्ग सर्विस। अभी देखिए 2016 को जब सब स्टाफ की भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी लोग ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे।
उसके पहले हमारे काफ़ी सब स्टाफ थे जो यशवंतराव चौहान या YCMU या ओपन यूनिवर्सिटी से 8-9 स्टैंडर्ड के बाद ग्रेजुएशन कर रहे थे और बहुत लोगों को प्रमोशन डायरेक्टली मिल रहा था क्योंकि एक फेयर इंटरव्यू लेके उनको प्रमोशन मिल रहा था। लेकिन ये पॉलिसी में ऐसा रखा गया था कि ग्रेजुएट होने के बाद आपको फिर से 3 साल की सर्विस चाहिए। ये अचानक होने के बाद जो FY, SY, TY लास्ट ईयर में थे जिन्होंने प्रमोशन के लिए जो एलिजिबल थे उनके साथ भी ये अन्याय हुआ था। और ये बार बार अगर आप इनके साथ खेलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कि कोई यूनियन के लिए पास आएगा, क्योंकि यूनियन का काम है हमारे एम्प्लॉयज़ का राइट्स प्रोटेक्ट करना, ना कि उनके राइट के साथ खेलना, डिस्क्रिमिनेशन करना और मैनेजमेंट जो चाहती है उस पर साइन करना। तो आप मैनेजमेंट को भी बताना चाहिए कि 55 के बाद आप प्रमोशन नहीं लेना चाहिए। क्यों वहाँ पे वो GM बनते हैं, CGM बनते हैं, ED MD तो लास्ट के 2 साल होगा तो भी वो ED MD के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए ये क्राइटेरिया उनके लिए लागू है तो हमारे लिए क्यों नहीं लागू है। और ये यहाँ तक तो ठीक है, मतलब अगर हम अपने एम्प्लॉयज के साथ ही अगर यूनियन इस तरह का खेल खेलेंगी तो आने वाले दिनों में यूनियन के ऊपर कौन विश्वास करेगा। एडवर्स इंपैक्ट ऑन रिटायरमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय डिनाइंग प्रमोशन टू एम्प्लॉयज अबव 55 years of age। क्या क्या फर्क पड़ा देखिए, बैंक इज इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द टर्मिनल बेनिफिट्स, ये सबसे फर्क पड़ा है। टर्मिनल बेनिफिट्स के ऊपर फर्क पड़ा है, ओके, इंक्लूडिंग पेंशन के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, ग्रेचुइटी के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, लिंक टू कंपोनेंट। दिस अनजस्ट पेनलाइज सीनियर एम्प्लॉइज हु आर क्लोज टू रिटायरमेंट एंड एडवर्सली इफेक्ट्स द सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हर एम्प्लॉइज ने इन यूनियन को क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हर एक का फर्ज बनता है, अगर कोई भी मतलब अगर मेरा राइट्स है, अगर मैं लास्ट ईयर तक प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैंक में अगर हमने ही ये मतलब इस तरह का सेटलमेंट करना शुरू किया तो आने वाले दिनों में ये रिटायरमेंट एज भी 60 से 55 हो जाएगी, 55 में आप रिटायर हो जाएंगे तो क्या तब भी हम चुप बैठेंगे। तो हमारे राइट्स के लिए हमें लड़ना होगा। इसके लिए लॉस ऑफ स्टेटस एंड डिग्निटी, प्रमोशन इन सर्विस इज आल्सो लिंक टू स्टेटस, रिस्पेक्ट एंड सोशल रिकॉग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन द organization by depriving a section of employees of this opportunity solely on the basis of age, the management is undermining their dignity, moral and professional standing। देखिए, कोई भी इंसान अगर जब रिटायर होते समय वो सब स्टाफ है, वो क्लर्क होना चाहता है, क्लर्क ऑफिसर होना चाहता है, ऑफिसर आगे जाना चाहता है, मतलब फैमिली के प्रति वो अपना पूरा करियर दांव पे लगाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, फैमिली के प्रति वो निष्ठा रखता है, रिस्पेक्ट रखता है। कोई उसके मेडिकल इश्यूज आते हैं तो लास्ट में रिटायरमेंट में काफ़ी लोग प्रमोशन लेते हैं। और इनको अगर रिटायरमेंट होते समय एक डिग्निटी होती है कि चलो मैं ऑफिसर के रिटायर हो गया, मैं एक क्लर्क के रिटायर हो गया, ये नहीं कि सब स्टाफ होना कोई गुनाह है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन अगर उसके राइट्स है, अगर उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में ये इस तरह से बैंकिंग इंडस्ट्रीज में कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और बैंकिंग के यूनियंस को ये देखना होगा कि ये जो चीज़ है इससे हमें बचना होगा कि मैनेजमेंट के ये जो ट्रिक्स है, ये जो ट्रिक्स हमें इसके आगे हमको लोगों को लेके जाना होगा, क्योंकि लोगों की जो मेंटेलिटी है इसको ये सारे लोगों को पता नहीं कि हम क्या क्या लूज करने वाले हैं। आज मैंने जब ये देखा पॉलिसी तब ये मुझे पता चला। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेंट्स की है कि ये प्रमोशन पॉलिसी में हमें फॉर्म भरने को मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उनको मिलना ही चाहिए और इसके लिए हम फाइट करेंगे, लास्ट तक फाइट करेंगे। Contrary of labor welfare principles, such a policy disregards the directive principles of state policy and the core spirit of labor welfare, which seeks to ensure equal opportunity, dignity at workplace and protection against the arbitrary discrimination। ये अगर आप देखेंगे तो स्टेट पॉलिसी या लेबर वेलफेयर पॉलिसी इन सभी को इग्नोर किया गया है। ये किसके दिमाग से आया है, किस तरह सेटलमेंट हुआ है ये मुझे पता नहीं, लेकिन इससे आने वाले दिनों में आज जो भी सेटलमेंट पहले हुई है, जो लोगों को आज मालूम पड़ता है सेटलमेंट हुई है, तो इन लोगों को जब ये सेटलमेंट होती है किसी को बताया नहीं जाता, ना कोई सर्विस कंडीशन के लिए चेंजेस के लिए हमारे पास कोई नोटिस आती है। ये डायरेक्टली बोर्ड में पॉलिसी अप्रूव होती है, उसके बाद ये साइन करते हैं और इससे एग्जीक्यूटिव लोग काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि इन्होंने यूनियन के मुंह पे हमारे गाल के ऊपर एक तमाचा मारा है और ये तमाचा इतना जोर से मारा है कि वो हंसते होंगे कि किस तरह का सेटलमेंट साइन किया है। आखिर मतलब ये सेटलमेंट करते समय किसी यूनियन ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। बाकी बैंकों में जब ये जाएगा, जब मैंने दिखा, जैसे मैंने कहा कि मैं महासंघ के ऊपर हूँ, तो उन्होंने हंसना शुरू किया कि इस तरह का सेटलमेंट के बाद आप चुप कैसे बैठे हो।
अभी देखिए वायलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसमें चेंजिंग वर्किंग कंडीशंस विदाउट प्रायर टू ऑल रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ वायलेशन ऑफ 9A। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग कंडीशन जब चेंज होती है तो सारे यूनियन को बताना चाहिए। ओके, फर्दर दो द सेटलमेंट हैज बीन साइंड बायलैटरली, है ना, एआईबी एंड एनसीबी, दो यूनियन ने, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन योर यूनियन एज पर द प्रोविजन। अभी इन्होंने एक सेटलमेंट 1973 में की थी एनसीबी ने, इसमें ऐसा कहा था कि एआईबी को कंसल्टेटिव स्टेटस दिया है, अभी एआईबी ने इनको कंसल्टेटिव स्टेटस दिया है। तो इस सेटलमेंट में ये सेक्शन जो है, क्या इस सेक्शन का वायलेशन हुआ है? तो इस सेक्शन का वायलेशन होने के बाद क्या इसको मैनेजमेंट ने इस सेटलमेंट के बाद, वायलेशन के बाद, दे हैव टू बी पनिश्ड। सेक्शन 18 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, moreover since our issues are already pending in consideration, the management should not alter the existing condition of service in contravention of section 33 of the Industrial Disputes Act। इसका मतलब है हमारा जब तक ये डिस्प्यूट चालू है सेक्शन 33 के अंडर, ये मैनेजमेंट को बाइंडिंग है कि सर्विस कंडीशन चेंज ना करे। तो ये जो मैं बताना चाहता था इसके माध्यम से आपको बताया। In light of the above, we humbly request your esteemed office to intervene and examine। ये मैंने लेबर का जो डेप्यूटी लेबर कमिश्नर है डीएलसी, उनको लिखा है कि वो इस पे फेयर मतलब ट्रांसपेरेंसी लाए, restrictions in the said settlement and direct the Bank of Baroda to review and withdraw the clause disqualifying the employees above 55 years of age from applying for promotions, thereby ensuring equal opportunity and justice for all employees। अभी जिन लोगों को इसमें बैठने को मौका नहीं मिला है, ये कंसिलेशन में पेंडिंग है, जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा हम लोग आपको बताएंगे, ताकि आपको भी पता चलेगा कि इसमें आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट निकलता है। हम लोग इसको आखिर तक फाइट करेंगे, कोर्ट में भी ये केसेस जाएंगे, लेबर कमिश्नर के बाद हम विल गो टू द कोर्ट ऑल्सो, बट नेचुरली जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम इस पे चुप नहीं बैठेंगे। सर्विस कंडीशन फॉर मर्ज बैंक्स, अभी यहाँ पे एक और एक है कि जो मर्ज बैंक्स है इनकी सर्विस कंडीशन देखिए, जैसे ट्रेडर बैंक है 1.5, ये तो आप उसमें सेटलमेंट में कॉपी है उसमें देख सकते हैं, जस्ट मैंने ये बनाया है। तो आप इसमें सिंपली जो लोग हैं जिस बैंक से आए हैं वो ये रेशियो देखिए और समझ जाइए कि आपको क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस आपको कितना काउंट होगा। आउट ऑफ टर्म प्रमोशन, अभी ये आउट ऑफ टर्म प्रमोशन का अगर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो ओटीपी हम लोग जैसे कोई मोबाइल में हम लोग हमें कोई पार्सल आता है या कोई मैसेज आता है बैंक का तो हम ओटीपी देते हैं, उसी तरह का ये ओटीपी था। पता नहीं कि ये किसके दिमाग से आया था। आउट ऑफ टर्म प्रमोशन इस तरह था कि पूरे भारत में 5 क्लर्क और 5 ऑफिसर ओके आउट ऑफ टर्म प्रमोशन के लिए एक मियरली इंटरव्यू लेके और पैरामीटर्स रखा गया था कि इंटरव्यू के मार्क्स मतलब इंटरव्यू में कितने मार्क्स है, सर्विस कितनी है, वो रिटन टेस्ट के लिए अगर एलिजिबल नहीं है उनका बिजनेस कितना है। इस तरह 99% लोग दोस्तों इसमें कोई भी इस क्राइटेरिया में बैठ के प्रमोट नहीं हुआ है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जो प्रमोट हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ईडी एमडी ऑफिस से, जीएम ऑफिस से, कोई यूनियन लीडर के सिफारिश से इसमें प्रमोट हुए। ये सारी चीज इस साल से मैंने बंद कर दिया है। इसके लिए भी मैंने लेबर कमिश्नर को अपील की थी, लेबर कमिश्नर ने इसमें काफी कुछ मतलब सुनवाई की है और इसमें फटकारा है मैनेजमेंट को। इसमें रखा गया है कि आप इसमें पिक एंड चूज पॉलिसी बनाई गई थी, मतलब लोगों को मतलब अपने हिसाब से उनको चूज करो। और बहुत लोगों की जिंदगी भी इसमें खराब हुई है क्योंकि वो आउट ऑफ टर्म, जैसे मैंने कहा कि 55 इयर्स क्राइटेरिया है, बहुत लोग प्रमोशन से डरते थे, प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे, तो वो कोई भी किसी के आगे हाथ फैला के मतलब यहाँ तक के एग्जीक्यूटिव के चप्पल भी उठाते थे क्योंकि वो प्रमोट करें, वो उनको आगे बढ़ाए। और इस तरह की जो मतलब जो एक पूरे भारत में आप अगर रिटन टेस्ट होती है, मुझे कॉम्पीट करने का मौका मिलना चाहिए और उसके माध्यम से अगर सब लोग रिटन टेस्ट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उस प्रोसेस से जा रहे हैं, तो लास्ट टू लास्ट जो लोग हैं, हाँ सीनियरिटी चैनल ठीक है, सब स्टाफ के लिए इसमें सीनियरिटी चैनल होना चाहिए था जो इस पॉलिसी में नहीं बनाया गया था। जैसे क्लरिकल के लिए सीनियरिटी चैनल है वैसे सब स्टाफ के लिए होना चाहिए, तो उनके लिए अलग चैनल क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि जो लोग इस रिटन टेस्ट को नहीं बैठ सकते उनकी सर्विस और सीनियरिटी चैनल के हिसाब से उनकी इंटरव्यू लेके उनको प्रमोट करना वो सही बात है, वो सारे बैंकों में होता है। लेकिन किसी 5 क्लर्क और 5 ऑफिसर को वो उनके हिसाब से और उनके मुताबिक अगर उसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट नथिंग बट ये डिस्क्रिमिनेशन है और बाकी के साथ अन्याय है, जिसको हमने बंद कर दिया। और मुझे गर्व है कि इस तरह की पॉलिसी जो आज तक चलती आई है उस पर बहुत हद तक मैंने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की है, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। ट्रांसपेरेंसी एंड प्रमोशन, सीनियरिटी चैनल रिटेन इन सेम जोन फॉर 3 years।
ये आप याद रखिए, वो सेम जोन में 3 साल तक रहेगा। ओके, और ऑल इंडिया चैनल इस ट्रांसफर अक्रॉस इंडिया। अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं सीनियरिटी चैनल में प्रमोशन लेता हूँ तो उसी जोन में मैं 3 साल रहूंगा, इसका मतलब 3 साल के बाद मैं ट्रांसफर हो सकता हूँ। लेकिन मैं अगर ऑल इंडिया चैनल में प्रमोशन लेता हूँ तो मैं उस ऑल इंडिया चैनल में मेरा ट्रांसफर तुरंत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर अभी प्रमोट हो गया, कुछ दिनों के लिए मेडिकल इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है। लेकिन ये प्रमोशन लेते समय आपको इसको देखना है इस पॉलिसी में, क्योंकि बाद में आप इसको लेके अगर इसको हथियार बनाएंगे और इसके वजह से आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो पहले ही सोच के प्रमोशन थोड़ा डिले कर दीजिए, या फिर प्रमोशन लेने के बाद इसकी तैयारी रखें कि आपका ट्रांसफर ऑल इंडिया कहीं पर भी आ सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने पॉलिसी में लिखा है प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन, और 1 ईयर आफ्टर कंफर्मेशन, ये जो प्रोबेशन पीरियड है, कंफर्मेशन, और उसमें वर्क, कंडक्ट, डिसिप्लिन, वो तो ठीक है, ये 3 चीज देखी जाएगी, वर्क, कंडक्ट, डिसिप्लिन। प्रोबेशन 1 ईयर का होगा। बाद में रिफ्यूजल, रिवर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। नॉट एलिजिबल फॉर 2 एक्सरसाइज, अगर आप रिवर्शन लेते हैं तो 2 एक्सरसाइज मतलब 2 साल तक आप एलिजिबल नहीं हो सकते। रिव्यू विद इन 12 मंथ्स, मतलब 1 ईयर के अंदर आपको आपका प्रमोशन अगर रिवर्स करना है तो कर सकते हैं, और इन एलिजिबल फॉर नेक्स्ट 2 प्रमोशन राउंड्स, और फिर इसका मतलब है नेक्स्ट 2 प्रमोशन राउंड्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। स्पेशल प्रोविजन, एटलीस्ट 1 प्रमोशन एक्सरसाइज पर ईयर, मार्क्स टू बी डिस्प्लेड ऑन एचआर कैलेंडर विद इन 2 मंथ्स। अभी देखते हैं कि इन्होंने लिखा तो है कि मार्क्स, काफी लोगों को यहां तक प्रॉब्लम है कि हमारे बैंक में मार्क्स डिस्क्लोज नहीं होते। मैंने पंजाब नेशनल बैंक की जो पॉलिसी पढ़ी है, उनकी मार्कशीट देखी है। जैसे हमारे स्कूल और कॉलेज की जो मार्कशीट आती है, वैसे उनको फाइनली मार्कशीट आती है, जिसमें रिटन टेस्ट के मार्क्स, इंटरव्यूज के मार्क्स, हम पास बोलते हैं, वर्क जो फंक्शन होता है उनके मार्क्स, इनके मार्क्स ऐड करके एक मार्कशीट आती है और हर एम्प्लॉइज को दी जाती है, ताकि उसको फेयर पता चलता है कि मुझे रिटन टेस्ट में, इंटरव्यूज में और पास में कितने मार्क्स मिले, जो ट्रांसपेरेंसी हमारे बैंक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी में ये कहीं पर लिखा नहीं गया कि इस तरह की मार्कशीट हम प्रोड्यूस कर सके जिससे ट्रांसपेरेंसी हो सके। भले मुझे कितने भी मार्क्स हो, मैं फेल भी हो जाऊं, मैं 10 बार फेल हो जाऊं, लेकिन मुझे अपने मार्क्स पता होना चाहिए कि चलो मुझे इतने मार्क्स मिले हैं, और मुझे आई एम हैप्पी कि कोई जैसे होता है ना कि मैंने अच्छा पेपर किया था लेकिन पता नहीं कि कोई मतलब इन्फ्लुएंस वाले लोग लिए गए, तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो इसमें से खत्म हो जाती है। लोग ये डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर देते हैं और ट्रांसपेरेंट रहना शुरू कर देते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता होना चाहिए। और डिसिप्लिन लीगल केसेस में सस्पेंशन, चार्जशीटेड में अपीयर ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होगा, पर रिजल्ट विल केप्ट इन एबियंस। अगर वो दोषी पाया जाएगा, ओके, इफ एक्सोनरेटेड, रिजल्ट डिक्लेयर इफ गिल्टी और कैंसल्ड, मतलब अगर वो दोषी पाया जाएगा तो रिजल्ट जो है वो कैंसिल होगा, या फिर वो गिल्टी है तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो फिर उसको वो प्रमोशन के जो क्राइटेरिया में आ रहा है, अगर वो पास है तो उसको प्रमोट किया जाएगा। जनरल एंड वैलिडिटी रिप्लेसेस सेटलमेंट डेटेड 27/9, ये जो मैंने बताया था, ऑपरेटिव फॉर 5 years फ्रॉम 10, मतलब इसके बाद ये 5 साल तक सेटलमेंट चलेगी। आपको पता होगा कि अगर हमने आज इसको, मतलब आज इसको हमने इसको अगर विरोध नहीं किया, अगर आज हमने इसका मतलब इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की, एजिटेशन नहीं की, तो दोस्तों ये आने वाले 5 साल तक ये सेटलमेंट हमारे ऊपर लाद दी जाएगी। बहुत सारे मेरे भाई और बहन जो है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, इसकी वजह से उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनका नुकसान कितना, लाखों का नुकसान हो सकता है। अगर मैं प्रमोट होता हूं और मुझे 10,000 सैलरी भी बढ़ती है तो 5 साल में आप सोच सकते हैं कि 10,000 महीने का अगर बढ़ते हैं तो हर साल का 1,20,000 के हिसाब से 5 लाख बढ़ता है, मेरी ग्रेचुइटी बढ़ती है, मेरी पेंशन बढ़ती है। अगर मैं बाकी सब क्राइटेरिया एलिजिबल हूं तो और भी बहुत सारे पे पर्क्स बढ़ते हैं। किसी का स्टैग्नेशन आ जाता है, उस स्टैग्नेशन से भी वो बाहर निकल सकता है। तो ये सालों साल से जिन लोगों ने ये सोच के रखा था कि मैं 55 के बाद प्रमोशन लूंगा और इसके बाद में अपनी मतलब आने वाले 5 साल तक मैं सारे जो अपने लोन्स है उसको चुका दूंगा, या मेरी फाइनेंशियल जो नीड्स है वो अभी मतलब जो है वो थोड़ा, मेरे बच्चे सेटल हो गए तो अभी मैं जा सकता हूँ प्रमोशन के लिए, या फिर मैं प्रमोशन ले सकती हूँ, जिनका सचमुच जिनको बैंक में 60 साल तक सर्विस करनी है, तो उनको ये डिप्राइव किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि ये सेटलमेंट के लिए हम एक साथ आवाज उठाए, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए हमें हमारे साथ आपको खड़े होना है। और जल्दी में इसके साथ आपको सबस्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन की भी एक मतलब ये जो गाइडलाइंस है यहाँ पे बताऊंगा,